हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की, लेक्चर नंबर 26। तो ये है हमारी थ्योरम नंबर 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इससे पहले वाले लेक्चर में करा दी थी, मतलब लेक्चर नंबर 25 में। थ्योरम नंबर 4 क्या है? टू नॉन जीरो वेक्टर्स। तो नॉन जीरो वेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होता है। वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, आर पैरेलल और कोलिनियर। पैरेलल का मतलब ऐसे होंगे दोनों, इस टाइप से होंगे पैरेलल। ठीक, और कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होंगे, एक ही रेखा में होंगे। ठीक, पैरेलल और कोलिनियर। आई डबल एफ, इफ का मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। तो हम लिखेंगे इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल और कोलिनियर। एक बार आप समझ लीजिए इस थ्योरम में क्या कह रहा है। अगर आप ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, अगर आप इन्हें पैरेलल और कोलिनियर लेके चलोगे तो आपको ये प्रूफ करना है। और जब आप ये लेके चलोगे तब आपको ये शो करना है कि वेक्टर ए वेक्टर बी पैरेलल है या फिर कोलिनियर है। ठीक, तो आप ये लेके चल रहे हो वेक्टर ए वेक्टर बी कैसे हैं? पैरेलल और कोलिनियर। तो आपको ये जीरो के बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है? मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और साइन थीटा और एन कैप। अब आप देखिए दो वेक्टर्स जो होंगे वो पैरेलल और कोलिनियर कैसे होंगे? पैरेलल होंगे तो फिर इस टाइप से होंगे। ठीक, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। तो एंगल कितना बनाएंगे? थीटा इज इक्वल टू जीरो, 0 डिग्री बनाएंगे। ठीक, और अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल होंगे एक दूसरे तो 180 एंगल बनाएंगे। और कोलिनियर कैसे होंगे? इस तरह से, सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, 180 डिग्री एंगल बनाएंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, थीटा इज इक्वल टू जीरो रख दीजिए या 180 रख दीजिए, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू और साइन पाई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू जीरो ही होती है। तो देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसे हम लोग ये और लिख सकते हैं। देखिए जरा एक बार, ए वी साइन थीटा और एन कैप। मैंने आपको बताया था जो मॉड ऑफ वेक्टर ए होता है वो ए के बराबर होता है, मॉड ऑफ वेक्टर बी जो होता है वो बी के बराबर होता है। ठीक, तो आप क्या करिए, इसमें वैल्यू रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, बात तो वही है। तो ये आपका हो गया साइन जीरो। ठीक, ए बी साइन जीरो और एन कैप। अब साइन जीरो की वैल्यू आपको पता है वो जीरो होती है। तो हम लेके चले थे वेक्टर ए वेक्टर बी कैसे हैं? पैरेलल या फिर कोलिनियर। तो हमने प्रूफ कर दिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ओके, अब आप क्या करोगे? अब आप ये लेके चलोगे और प्रूफ कर दोगे कि वेक्टर ए वेक्टर बी कैसे हैं? पैरेलल है या फिर कोलिनियर है। तो सेकंड पार्ट इसका कर लीजिए। लिखिए इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और साइन थीटा और एन कैप। अब आप ये देखिए पहले ये तो फार्मूला ही है क्या? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और साइन थीटा एन कैप, ये यूनिट वेक्टर होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के। ठीक, तो ये मैंने फार्मूला ही रख दिया इस, है ना, ये वाला पॉइंट इसके बराबर में है तो मैंने यहाँ पे ये पुट कर दिया। इक्वल टू जीरो चला तो मैंने इक्वल टू जीरो इसे कर दिया। ठीक, अब ये भी देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, या एक बार और लिख लीजिए, इसे ए लिख लीजिए, इसे बी लिख लीजिए, तो ये साइन थीटा और एन कैप इज इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है ये यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता तो ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, ए और वी ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये तो सभी जीरो के अपन में चले जाएंगे और आपका बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो साइन थीटा में वैल्यू किसकी होती है? तो साइन जीरो की होती है। और किसकी होती है? ये आप ऐसे लिख लीजिए, और जीरो की या फिर पाई की। साइन जीरो रखिए तब भी जीरो आएगा, साइन पाई रखिए तब भी जीरो ही आएगा। तो आप कैसे करोगे? अब इसे साइन थीटा, या आप डायरेक्ट अब क्या करोगे? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और पाई लिख दोगे। ठीक,
तो इसका भी क्या मतलब हुआ, पैरेलल। इसका भी मतलब क्या हुआ, पैरेलल या फिर कोलिनियर, पैरेलल या फिर कोलिनियर। तो आप लिख देना हेंस करके, हेंस, हेंस, या तो आप इस ऐसे लिख देना वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, पूरा लिख देना आप, ठीक, और कोलिनियर। एक बार मैं देख लेता हूं आपको दिख रहा है क्या। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको दिख नहीं रहा था इसलिए इसे मैंने दोबारा नोट कर दिया, ठीक। तो आप यहाँ से सॉल्यूशन लिखोगे यहाँ तक, देन यहाँ पे, ठीक। अब ये आपका प्रूफ हो गया। तो देखिए मैं जब ये लेके चला कि वेक्टर ए वेक्टर बी कोलिनियर है, तो मैंने ये प्रूफ कर दिया, ठीक। और ये जब मैं लेके चला तब मैंने ये प्रूफ कर दिया कि वेक्टर ए वेक्टर बी कैसे हैं, कोलिनियर या फिर पैरेलल है। यही इस थ्योरम में हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो थ्योरम नंबर 5 है ये हमारी, फॉर एनी टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा वो 0 के बराबर कब होगा, तो या तो वेक्टर ए जो है वो 0 बराबर होना चाहिए, या फिर वेक्टर बी 0 बराबर होना चाहिए, या ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए, या फिर कोलिनियर होने चाहिए। तो इसका प्रूफ करेंगे अभी। इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0, तो हम ये कंडीशन लेके चलेंगे और ये प्रूफ कर देंगे। ओके, तो आपको फार्मूला पता ही है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, और ये साइन थीटा, और एन कैप लगा देते हैं डायरेक्शन के लिए, है ना। तो लिख देंगे ये मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, और ये एन कैप इज इक्वल टू 0। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसे डिवाइड में भेज देंगे। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब जब ये क्वांटिटी पूरी 0 के बराबर आ रही तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। तो हम लिख देंगे इसे मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0। और ये बात ना समझ में आई हो तो आपको मैंने बताया था मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए के बराबर होता है। सिमिलरली मॉड ऑफ वेक्टर बी जो है वो बी के बराबर होता है। ओके, और अब यहाँ पे आपका साइन थीटा 0 के बराबर है तो इसका मतलब 0 एंगल बन रहा होगा, और पाई मतलब 180 डिग्री एंगल बन रहा होगा आपका, ठीक। तो इसे हम लोग अगेन लिख लेते हैं, ए इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 और वेक्टर ए एंड वेक्टर v आर पैरेलल और कोलिनियर। अब 0 डिग्री एंगल बन रहा है या फिर 180 डिग्री एंगल बन रहा है तो इसका मतलब सीधा सा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो या तो पैरेलल है या कोलिनियर है, ठीक। और बाकी मैंने बता दिया, ये ए जो है या तो 0 होगा या तो बी 0 होगा, या तो ठीक, या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा, या फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो पैरेलल या फिर कोलिनियर होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप मॉड 0 है या आप ऐसे लिख लो, क्योंकि इन पे भी देखिए वेक्टर बना है ना, यहाँ पे देखिए वेक्टर बना, तो वेक्टर बना के ही हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप देखिए मॉड है, अगर आप यहाँ से मॉड हटा दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहाँ पे मॉड लगा ही रहने दो, ठीक। जिससे बिल्कुल जैसा हमें प्रूफ करना हमने बिल्कुल वैसा ही प्रूफ कर दिया। आप लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड। वैसे बात वो भी करेक्ट है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। फिलहाल आप जिस प्रकार का आपको प्रूफ करने के लिए दिया थ्योरम में आप बिल्कुल वैसा ही प्रूफ करो, है ना, ठीक। तो आपको दिख रहा होगा पैरेलल और कोलिनियर नहीं दिख रहा था तो मैंने एक बार और नोट कर दिया, उसे दोबारा इरेज करके। तो आप अब नोट कर लीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 6 है आपकी। लेट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, इट डज नॉट इम्प्लाई वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। क्या मतलब है इस थ्योरम का? अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप कभी ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि वेक्टर ए से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल में है, ठीक। और बाकी यहाँ पे वन वन रह जाएगा, वेक्टर ए की जगह पे तो मल्टीप्लाई होगी, वेक्टर बी वेक्टर सी के बराबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा इट डज नॉट इम्प्लाई वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। तो इनके कहने का मतलब ये है, ये होगा तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है, आप जो कंसेप्ट लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ यही नहीं होगा, मतलब इसके और भी मतलब हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले हम थ्योरम करेंगे, फिर आपको भी दिख जाएगा इसके और क्या क्या मतलब है, और फिर मैं भी बता दूंगा आपको साथ ही साथ में। तो मैं ये लेट करा हुआ है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। इस वाली टर्म को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए वेक्टर ए दोनों में है तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, ओके लिख सकते हैं ना। इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये वाली टर्म, फिर बीच में माइनस आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बस उसी तरह से, ये दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर किसी दो वेक्टर्स का क्रॉस 0 आता है तो उसका क्या मतलब है कि या तो ऐसा हो सकता है कि वेक्टर ए आपका 0 के बराबर हो तब ये 0 आ जाएगा, ठीक। दूसरा इसका मीनिंग क्या हो सकता है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी 0 के बराबर आपका आ जाए, क्योंकि हमने देखा था जो वेक्टर ए है, ठीक, वेक्टर बी का मॉड है और क्या हो, अच्छा ये ऐसे ले लीजिए डायरेक्ट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 है तो इसका क्या क्या मतलब हो सकता है, या तो वेक्टर ए 0 होगा या तो वेक्टर बी 0 होगा आपका, या एक केस और हो सकता है, क्या होगा कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के पैरेलल हो जाए। तो वही वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, या तो ये वाला वेक्टर 0 के बराबर होगा या तो ये वाला वेक्टर 0 के बराबर होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, या तो फिर और क्या केस हो सकता है कि ये जो दोनों पैरेलल हो जाए, वेक्टर ए पैरेलल हो जाए वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के। और देखिए इस चीज को हम दोबारा से नोट करेंगे, वेक्टर ए जो है वो 0 बराबर हो जाए, और देखिए अब ये इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी भी हो सकता है, और क्या मीनिंग हो सकता है कि वेक्टर ए जो है वो पैरेलल हो जाए वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के। तो आप देखिए हमने कहा था जब ये दोनों टर्म्स हमारी बराबर है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं हुआ, तो ये तो मतलब आ रहा है इसका, ठीक, लेकिन इसके अलावा दो मतलब इसके और आ रहे हैं कि वेक्टर ए जो है वो पैरेलल हो जाए वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के, या फिर वेक्टर ए ही 0 के बराबर हो जाए, तो इसके दो मीनिंग और आ रहे हैं। तो इनके कहने का मतलब है सिर्फ यही मतलब नहीं होता है, तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस इट डज नॉट implies, या implies भी लिख सकते हो, है ना, implies जस्ट इस तरह से जिसका हम साइन लगाते हैं, implies भी लिख सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन में वर्ड लिखा वही लिख दो, implies वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर c, ठीक। ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट के देखे थे। अच्छा, मीनिंग क्या होता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का? तो उसका मतलब होता है एप्लीकेशंस, उसके यूजेस, कि आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हो उसका क्या यूज है, जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट में करवाए थे उसी प्रकार से आपका क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा तो उसके भी करवा देंगे, ठीक। तो आप इसे नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट अब हम देखेंगे। अभी मैंने आपको मीनिंग बताया था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशंस भी लिख सकते हो, इसके क्या लाभ हैं, इसके क्या फायदे हैं, ठीक। तो आप एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट भी इसे लिख सकते हो, या एग्जाम में एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट लिख के आएगा तो आप यही वाले, ठीक, थ्योरम्स कर दोगे। थ्योरम नंबर 1 क्या है आपकी, अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are represented by, एडजेसेंट का मतलब
पास पास वाली इस तरह से, ठीक, मतलब ये वाली मिली हुई या ये वाली साइड होगी पैरेललोग्राम की। अब ये इस तरह से, अभी मैं पैरेललोग्राम पहले बना ही देता हूँ, फिर ही आपको बताऊंगा मैं, फिर ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, तो इसे ओ ले लीजिए, इसे ए ले लीजिए, इसे बी ले लीजिए, इसे सी ले लीजिए, इसका ये एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए। अब इतने सही मैं बता दूंगा आपको, ये वेक्टर ए हो जाएगा आपका, ये वेक्टर बी हो जाएगा आपका। अब देखिए, अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये वेक्टर ए हो गई, ये वेक्टर बी। एडजेसेंट का मतलब होता है जो एक दूसरे से पास पास में हो, मिली हुई हो, इस प्रकार से, है ना, या इस प्रकार से ऊपर, इस साइड वाली, इस साइड वाली, ये इस प्रकार से, ये वाली जो साइड्स है वो एडजेसेंट है, ये वाली साइड्स एडजेसेंट, ये वाली साइड्स एडजेसेंट, ये वाली साइड एडजेसेंट। ठीक, तो हमें फिलहाल इन दोनों की बात की, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी की, तो हम इसका एरिया हमें दिखाना है मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। ठीक, एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, इसे हम लोग डी मान लेंगे। ओके, तो आपने जो अभी यहाँ पे माना है उसे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले जो वेक्टर ओ ए है वो ए वेक्टर के बराबर है। अगर आप इसमें मॉड लोगे, मॉड ऑफ वेक्टर ओ ए जो है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए के बराबर हो जाएगा। और आप जानते हो मॉड ऑफ वेक्टर ए जो होता है वो ए के बराबर सिंपली होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ओ ए जो होगा आपका वो मॉड ऑफ वेक्टर ए के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये बात समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप। अब वेक्टर ओ वी को भी इसी प्रकार से देख लो, वेक्टर ओ वी वी वेक्टर के बराबर है। दोनों साइड में आप मॉड ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, है ना, दोनों साइड में कुछ भी आप कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ डिवाइड कर सकते हो। ठीक, तो आपका इसी प्रकार से ओ वी जो होगा मॉड ऑफ वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए, आपको अब क्या करना है, तो अब आप ये एंगल कुछ ले लीजिए, है ना, तो VOD ये बीच में आना चाहिए, जहाँ पे एंगल होता तो वो बीच में आपका आना चाहिए, या तो आप BOD कह दीजिए या DOV कह दीजिए। तो एंगल DOV इज इक्वल टू कितना है, थीटा के बराबर आपका हो जाएगा। ठीक, अब आपके पास देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आप एल्टीट्यूड कह दीजिए। तो बेस तो हमारा निकल गया, देखिए बेस हमारा ओ ए है, ये वेक्टर ए के बराबर है, लेकिन हाइट या एल्टीट्यूड अभी हमारे पास नहीं है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा पहले फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा आपका कितना हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपका किसके बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। तो इसमें आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो VD आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, VD आपका परपेंडिकुलर हो गया, VD आपका परपेंडिकुलर हो गया, और OV जो है आपका वो क्या हो गया, और OV आपकी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करिए, आपकी VD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VD इक्वल टू OV साइन थीटा आ जाएगी। अब आप देखिए OV की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, तो ये है VD इक्वल टू OV की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ वेक्टर V, और क्या लिखा है, तो साइन थीटा। यहाँ पे हमने एंगल थीटा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे थीटा एंगल ही बन रहा है, इसलिए हमने थीटा लिख दिया। ओके, अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 1/2 बेस इंटू हाइट लिख दीजिए, या फिर एल्टीट्यूड लिख दीजिए ये वाला, तो ये ऐसे ही रहने दीजिए 1/2, ये हो गया। आपका बेस कितना है बताइए, बेस आपका कितना है, तो बेस जो है आपका OA है, तो वेक्टर ए के बराबर है ये। ठीक, वेक्टर ए के बराबर है, और आपकी हाइट कितनी है, तो हाइट आपकी ये है VD। ठीक, हाइट आपकी ये VD है, V और D, ये VD की वैल्यू कितनी आई है,
तो ओवी साइन थीटा आई है, ठीक, ओवी साइन थीटा आई है। तो ये 1/2 और इंटू, अब वेक्टर ए तो आपका एज इट इज लिख देंगे हम लोग। ओवी की वैल्यू कितनी आई है, तो वेक्टर वी के बराबर आई है, तो वेक्टर वी के बराबर आई है। और ये हमने एक एक्चुअली क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन हमने अपनी तरफ से लगाया है ना, ये नहीं आप कभी क्रॉस समझो आप इसे। तो ये हो गया हमारा, और ये साइन थीटा ऑलरेडी चल रहा है, ठीक। अब आप देखिए जो वेक्टर ए है इसे मॉड ऑफ वेक्टर ए भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसे मॉड में हम लोग लिख देंगे, तो 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर वी और ये साइन थीटा। अब आप लोग जानते हो स्टूडेंट्स, क्या जानते हो, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी जो होता है, ये हमने भी लिखा था, अच्छा वो नोट कर दिया, इरेज कर दिया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी साइन थीटा और एन कैप के बराबर होता है, ठीक। लेकिन आप जब इस साइड में मॉड लेते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी का मॉड जब आप लेते हो, तो ये एन कैप आपका मतलब 1 वैल्यू इसकी डायरेक्ट हो जाती है, क्योंकि मॉड आप लोग जानते हो एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर वी और साइन थीटा हो जाएगा। और यही एक्चुअली हमारा लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी लिख सकते हैं ना। ये वाले हमारा पॉइंट लिखा हुआ है ये इसके बराबर में, तो ये हमने इसके बराबर में लिख दिया। अब 1/2 चल रहा है हमारा, 1/2 इसके मल्टीप्लाई में चल रहा, तो आप पहले इतना नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो रफ वर्क मैंने साइड में किया था ये मैंने इरेज कर दिया। और एक चीज और देखिए आप लोग स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे नेम लिख दीजिए, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, तो OAV, OAV। अब हमने तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, लेकिन हमें जरूरत किसकी थी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। यहाँ पैरेललोग्राम की बात हो रही, तो हमने ये हमारा पूरा पैरेललोग्राम हो गया, ठीक, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब हमने हाफ की वैल्यू निकाल ली, एक ट्रायंगल की वैल्यू निकाल ली, अगर हम इसे डबल कर देंगे तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो आई है हमारी वो एरिया ऑफ ट्रायंगल की आई है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या मैं लिख ही दे रहा हूँ पैरेललोग्राम। आप क्लियर लिख लेना, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने इस टाइप से लिख दिया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी किसका डबल, तो OAV, ठीक, मैंने बोल दिया, आप ठीक से लिख लेना, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAV। तो कर दीजिए 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAV कितनी आई है, तो 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी। तो 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी मॉड में, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी आ जाएगा। तो आप लिखना, ठीक, यहाँ पे सीधी सीधी लाइन में पूरा लिखना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये लिख देना इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी, ठीक। तो हेंस प्रूव्ड लास्ट में और लिख देना, हेंस प्रूव्ड, ठीक स्टूडेंट्स। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका आ गया। अब मैंने ये कैसे निकाला, एक बार मैं पूरा ओवरव्यू फिर से कर देता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने निकाल लिया, ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल का मैंने एरिया निकाल लिया, इससे जस्ट डबल कर दिया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा आ गया। डबल करने का मतलब 2 से मैंने मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लीजिए इसे। ओके स्टूडेंट्स, तो थ्योरम नंबर सेकंड है ये आपकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इससे पहले थ्योरम नंबर फर्स्ट जिसमें हमने की थी, तो इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला था, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आया था। जो हमने फाइंड आउट किया था, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था, फिर उसका ट्वाइस कर दिया था, मतलब 2 से उसकी मल्टीप्लाई कर दी थी, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा आ गया था, ठीक। तो ये मैंने इरेज नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था, और हमें इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था, इससे पहले वाली थ्योरम नंबर फर्स्ट में, ठीक। तो
इसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था, इसलिए मैंने ये इरेज नहीं किया। तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए ओ ए वी और ये एल्टीट्यूड बना लिया, तो इसका नेम पॉइंट डी रख लेते हैं। ओ ए है तो ए वेक्टर के बराबर हो गई, ओ वी है तो वी वेक्टर के बराबर हो गई। यहाँ पे एंगल थीटा बना लेते हैं। अब आप देखिए ओ ए है ए वेक्टर के बराबर है, ओ वी है वी वेक्टर के बराबर है, और डी ओ वी एंगल थीटा है। ठीक, डी ओ वी एंगल थीटा है। ये पहले ही वाला लिखा हुआ है ना, जो इससे पहले मैंने थ्योरम नंबर फर्स्ट में करवाया था, बस वही वाला सारा पार्ट है ये। तो साइन थीटा आपका, अब ये साइन थीटा भी मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्वेश्चन ये है। तो साइन थीटा की वैल्यू मैंने क्यों निकाली, तो वो इसलिए निकाली क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए। तो बेस तो हमारे पास है वेक्टर ए के बराबर, लेकिन हाइट हमारे पास नहीं थी, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी। साइन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे वी डी हो जाएगा, वी डी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो हमें परपेंडिकुलर की आवश्यकता है और हाइपोटेनस की आवश्यकता। तो हाइपोटेनस ये हो गया हमारा, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर दिया। वी डी की वैल्यू ओ वी साइन थीटा हमारी वैल्यू आ गई। ये वेक्टर वी के बराबर है, ओ वी जो है ओ वी जो है वो वेक्टर वी के बराबर है, तो वेक्टर वी हमने रख दिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट के बराबर होता है, तो 1/2 एज इट इज लिख दिया। बेस जो है हमारा वो वेक्टर ए के बराबर है। ठीक, क्योंकि अब हमें इसके मैग्नीट्यूड मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि मैग्नीट्यूड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और डायरेक्ट वेक्टर जो है वो आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में आता है। लेकिन हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे तो वो कुछ इस प्रकार से तो आएगा, 1 हो 2 हो 3 होगा 4 होगा। ठीक, इस प्रकार से तो आएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऐसा थोड़ी होगा आई 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ऐसा थोड़ी ना आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो इसका हमने मॉडल ले लिया, फिर उसी बेसिस पे हमने नहीं ले लिया, हमें पता है मॉड ऑफ वेक्टर ए जो है वो ए के बराबर होता है या फिर ए वेक्टर के बराबर होता है। ठीक, तो ये जैसे हमने इससे पहले वाले में किया था वैसे इस वाले में कर दिया। लास्ट में आप हेंस प्रूव्ड लिख देना, हेंस प्रूव्ड लिख देना। ठीक, तो ये जो है मॉड ऑफ वेक्टर ए के बराबर लिख दिया, और साइन थीटा अब आपको पता है ये फार्मूला किसका है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का है। और ये हमारा प्रूफ हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो स्टूडेंट्स आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोनों का फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि ये अब न्यूमेरिकल्स में यूज होगा और आपको न्यूमेरिकल्स में वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। किसी एरिया ऑफ मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना होगा किसी न्यूमेरिकल में, और किसी न्यूमेरिकल में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना होगा। तो स्टूडेंट्स ये थ्योरम नंबर 2 को आप नोट कर लीजिए। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इस YouTube चैनल पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की क्लासेस आ रही हैं कंटिन्यू। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के पास इस चैनल की इन्फॉर्मेशन सेंड कर दीजिए, मतलब उन्हें शेयर कर दीजिए। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।